अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोल्टेज के इंक्रीज होने से क्या करंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आमतौर पे हम दो कंडीशंस देखते हैं, एक के हमारे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होने से हमारा करंट जो है वो इंक्रीज होता है और दूसरी हमारे वोल्टेज के इंक्रीज होने से हमारा जो करंट है वो डिक्रीज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों इन कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आमतौर पर आपने देखा होगा कि ओम्स लॉ के हिसाब से हमारी जो वोल्टेज इंक्रीज होने से हमारा करंट जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, तो ये हमारी ओम्स लॉ के हिसाब से काम करती है। लेकिन हम आमतौर पर सर्किट्स में देखते हैं या किसी भी जो है वो ट्रांसफार्मर में देख देते हैं, तो सर्किट के हिसाब से हमारी वोल्टेज इंक्रीज होने से हमारा करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ऐसा हमारे साथ ट्रांसफार्मर में भी होता है और मोटर में भी होता है। मान लीजिए आपके पास जो है वो एक मोटर है, ठीक है, ये मोटर है जो 3 फेज आपको यहाँ पे उनको दे देते हैं। अब मान लीजिए ये जो मोटर है वो 100 किलोवाट की मोटर है और इसका जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे मान लीजिए कि 130 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है वो उसको 3 फेज की सप्लाई दे देते हैं। ये सर्किट यहाँ मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ है। ये हमारी जो है वो स्टार है जो कि आउटपुट में आ रही है, ठीक है, और ये आपको आप मोटर को जो कनेक्शन दे रहे हैं वो इससे दे रहे हैं, और ये हमारी जो है वो इस तरफ ट्रांसमिशन है जो कि हमारे डेल्टा से कन्वर्ट करके हमें जो है वापस में स्टार में दे रही है और आप वहाँ पे उससे मोटर चला रहे हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर ये मोटर 100 किलोवाट की एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 130 एम्पियर ले रही है, तो यहाँ पे जो है इसकी वोल्टेज यहाँ पे कितनी होगी 3 फेज की, यहाँ पे हम आमतौर पे 415 वोल्ट देते हैं। तो अगर ये 415 वोल्ट पे 130 एम्पियर ले रहा है, तो यहाँ पे तो 11 के भी चल रही है, तो यहाँ पे इसको कितना एम्पियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये 415 वोल्ट पे 130 एम्पियर ले रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ये 5 या 10 एम्पियर ही लेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो मैंने इतना समझाया है आपको, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी वोल्टेज जो है वो 415 वोल्ट है तो हमारा करंट जो है वो ज्यादा ले रहा है, और यहाँ पे अगर हमारी वोल्टेज 11 के भी यानी कि वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो हमारा करंट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ जो है वो तो जस्टिफाई नहीं हो रही, जबकि ओम्स लॉ हमें कहती है कि ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ के हिसाब से हमें कहा जाता है कि अगर वोल्टेज आपकी इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ आपका करंट भी जो है वो इंक्रीज होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट आती है वो आती है हमारी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में क्या कहती है कि V = I × R। अब इसका मतलब है अगर आपका करंट इंक्रीज होगा तो आपकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन हमारे जो यहाँ पे हमने सीखा है कि यहाँ पे हमें जो बता रहा है वो बता रहा है कि अगर आपका जो है वो वोल्टेज डिक्रीज हो रही है तो आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, और अगर आपकी जो है वो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो आपका करंट जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ओम्स लॉ कहती है कि अगर आपकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी तो आपका करंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में जो है वो मैच नहीं कर रही। तो इन दोनों के बीच का आखिर डिफरेंस क्या है, और आज हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सी पॉइंट जो है वो सही है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इन दोनों में से कौन सी पॉइंट सही है, तो आप कहेंगे ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट सही है। लेकिन इन दोनों का जो है वो अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग काम पे अलग अलग टाइम पे ये जो है वो वर्क करती हैं। अब इसको समझने के लिए जो पहली पॉइंट आ जाती है वो होती है कांस्टेंट पावर की। दोस्तों ये जो पहला केस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि वोल्टेज डिक्रीज होने से करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपका जो पावर है वो कांस्टेंट होता है। होता क्या है कि आपका अगर मोटर 100 किलोवाट का मोटर है तो आपको उसको 100 किलोवाट ही देना होता है कैसे भी करके। अगर आप उसका वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज करके आपको आउटपुट में जो है वो पावर को सेम रखना पड़ता है, जो कि पावर का फार्मूला जैसे V × I इंटू पावर फैक्टर होता है। तो अगर आपका मोटर जो है वो 100 किलोवाट का है और यहाँ पे उसको अगर 130 एम्पीयर ले रहा है, तो ट्रांसमिशन में अगर आप उसकी वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पावर हमें कांस्टेंट 100 किलोवाट ही लेना होता है, तो यहाँ पे भी उसको जो है वो 100 किलोवाट का ही पावर मिलता है। लेकिन क्योंकि 100 किलोवाट को पूरा करने के लिए अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करें तो अल्टीमेटली आपको जो है वो करंट को डाउन करना पड़ेगा, करंट को जो है वो डिक्रीज हो जाता है ताकि आपका पावर जो है वो सेम रहे। यही चीज जो है वो ट्रांसफार्मर में भी एक्ट होती है, क्योंकि हमारा पावर जो है वो कांस्टेंट होता है यहाँ पे। अब हम कांस्टेंट पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट पावर होता है आउटपुट पे भी इनपुट पे भी, ट्रांसफार्मर के दोनों पे हमारा जो पावर है वो कांस्टेंट होता है। इस वजह से हमारी अगर वोल्टेज डिक्रीज होती है तो हमारा करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली हमें जो है वो पावर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आपको करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, अगर दोनों ही आप इंक्रीज करेंगे तो आपका जो है पावर अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हमें इसको नहीं करना होता। अगर ये यहाँ पे 100 किलोवाट है तो इसको यहाँ पे भी 100 किलोवाट का ही होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी पॉइंट आ जाती है ओम्स लॉ वाली, वो आ जाती है कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अब कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर आपकी जो है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, ठीक है, वो आपकी रेजिस्टेंस अगर फिक्स होगी तो आपकी जो वोल्टेज इंक्रीज होने से आपका अगर वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आपका जो है वो करंट भी इंक्रीज होगा। अब ये दूसरा जो है वो इसकी कंडीशन है कि अगर आपकी वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आपका करंट इंक्रीज होगा, लेकिन ये तब जब आपकी वोल्टेज जो आपकी रेजिस्टेंस है वो फिक्स होगी, वो कांस्टेंट होगी। अब मैंने आपको पहले यहाँ पे कांस्टेंट पावर के बारे में बताया कि अगर पावर आपका कांस्टेंट है तो आप बेशक आप मोटर के साथ में अगर आप पावर देखेंगे या ट्रांसमिशन लाइन पे पावर देखेंगे वो सेम ही रहेगा, वो फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस आपकी जो है वो कांस्टेंट है तो आपकी वोल्टेज इंक्रीज होने से आपका करंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ जस्टिफाई कर रही है, और यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट पावर पे हमारे दूसरे सर्किट्स या ट्रांसफार्मर में जो एक्ट होता है ये यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं
कि किस तरह से हमारा पावर कांस्टेंट में आपकी वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होता है, और अगर आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपकी वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज होता है। तो दोस्तों अब हम मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हम वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करेंगे तो आपका करंट जो है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो क्या होना चाहिए। तो आपको वहां पे ये रूल बताना है कि यहाँ पे जो है वो दो रूल यहाँ पे काम करते हैं, एक आपका कांस्टेंट पावर पे और एक होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे। अगर आपका पावर जो है वो कांस्टेंट है तो आपकी वोल्टेज को डिक्रीज करने से आपका करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज करने से आपका करंट जो है वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आपकी अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो फिर यहाँ पे ओम्स लॉ वर्क करेगी, V = IR वर्क करेगी। यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी, वोल्टेज इंक्रीज होने से आपका करंट इंक्रीज होगा, और अगर वोल्टेज आप डिक्रीज करेंगे तो आपका करंट भी जो है वो डिक्रीज होगा। तो आज की इस वीडियो से आपने जो भी सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।